हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा डेप्रिसिएशन का सेकंड वीडियो है और लास्ट क्लास में हमने मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन और डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन हमने देखा था। तो आज जो बचा हुआ पोर्शन है दैट इज एसेट डिस्पोजल और साथ ही में डेप्रिसिएशन से मिलता जुलता शब्द है लाइक एमोर्टाइजेशन, डिप्लेशन। तो ये सब चीज को आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास और देखते हैं क्या है ये डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। तो डिस्पोजल ऑफ एसेट्स क्या है, इसमें मेनली हम एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो अब ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है? तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज मेड टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ एन एसेट और साथ में टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस इन दैट सेल प्रोसेस। तो चलिए अब हम समझते हैं कि एसेट को डिस्पोज करने के लिए हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट किस केस में बनाते हैं। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। तो अभी तक हमने दो मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन देखा है। तो फर्स्ट क्या था हमारा? व्हेन depreciation is charged to asset account। और दूसरा क्या था? when provision for depreciation account is maintained। when provision for depreciation is maintained। तो अब क्या है कि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एसेट अकाउंट ओनली, तो हमने देखा है कि एसेट अकाउंट में क्या होता है, हम टू एसेट लिखते हैं, बाय डेप्रिसिएशन लिखते हैं, और जब हम एसेट को सेल करते हैं तो वहीं पे साथ में बाय कैश या बाय बैंक भी हो जाता है। तो जो भी शॉर्टफॉल या एक्सेस होता है तो उस बेसिस पे हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें तो सिंपल है। तो आप ये समझ सकते हो कि इस प्रोसेस में तो हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड। तो हाँ, इसमें क्या होता है कि जो एसेट का बुक वैल्यू होता है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, उस पे ही हम एसेट को हर साल दिखाते हैं और जो भी डेप्रिसिएशन उस पे हम चार्ज कर रहे होते हैं उसे हम सेपरेटली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक्यूमुलेट कर लेते हैं। ठीक है। तो हाँ, इस मेथड में क्या है, जो भी हमारा एसेट का कॉस्ट था और जो भी अभी तक हमने डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट किया है उसे हम एक कॉमन जगह पे ले जाते हैं, एक दूसरे अकाउंट में, जिसे कि हम कहते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो इस वाले प्रोसेस में हम जो है एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनता है। तो एक काम करते हैं, हम ये दोनों ही मेथड फॉलो कर लेते हैं। लाइक व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू द एसेट अकाउंट और व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन। तो उससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि दोनों ही मेथड में हम एसेट को सेल कैसे करते हैं। तो इधर हम नॉर्मल कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन व्हेन चार्ज टू एसेट अकाउंट, यहाँ पे व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेड। ठीक है। चलिए, तो अब सपोज करो कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं क्वेश्चन से। लाइक 1 अप्रैल 2021 को हमने एक एसेट परचेज किया था, कॉस्टिंग आप ले लो 1 लाख रुपीज, और इस पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया एट द रेट 20% पर एनम SLM मेथड से। ठीक है। और फिर क्या हुआ, 2 साल बाद लाइक 2021 से 22, 22 से 23, फिर जो है 24 में 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर 24 को हमने इस मशीन को सेल कर दिया। ठीक है। और सेल किया हमने एट 40,000 रुपीज। इसमें क्या है, 1 अप्रैल 2021 को हमने खरीदा 1 लाख रुपीज में एक मशीनरी या एक एसेट। इस पे भी हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एट द रेट 20% पर एनम SLM। ठीक है। और इसे भी हम सेल कर देते हैं 30 अक्टूबर 2024 को। और इसका सेलिंग प्राइस होगा, जैसे यहाँ पे 40,000 है तो यहाँ पे हम चलो सेल कर देते हैं इसे 60,000। ठीक है। तो अब चलिए दोनों ही मेथड से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं कि व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट और व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन, मतलब कि व्हेन एसेट डिस्पोजल अकाउंट हैज टू बी मेड, तो दोनों में कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले तो हो गया आपका सिंपल मैसनरी अकाउंट, इधर बन जाएगा।
मैसनरी अकाउंट। सबसे पहले हो जाएगा टू, एक मिनट, यहाँ पे किस साल का है वो भी लिख देते हैं। सपोज करो 2021 का है ये, ठीक है। तो इधर हो गया टू कैश, 1 लाख का हमने मशीन को खरीदा। उसको फिर हमने चार्ज किया डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 20,000। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय बैलेंस सी डी 80,000। इधर इधर दोनों साइड 1 लाख रुपीज हो गया, ठीक है। अब जो बैलेंस सी डी है वही फिर दूसरे साल भी चला जाएगा 2022 में। तो इधर हो जाएगा टू बैलेंस बी डी 80,000। इधर फिर से बाय डेप्रिसिएशन 20,000, और यहाँ पे बाय बैलेंस सी डी इस बार हो जाएगा 60,000। तो अब क्या है, यहाँ पे टोटल 80,000 फिर से हो गया, ठीक है। तो ये आपका 2 साल का हो गया। और अब हम थर्ड ईयर का देखते हैं, 2023। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में 24 लिख दिया है मैंने, 23 हो जाएगा। हम्म। तो अब क्या है, यहाँ पे आ जाएगा आपका फिर से टू बैलेंस बी डी 60,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज कर रहे हैं 20% डेप्रिसिएशन। तो 1 लाख का 20% कितना होता है, 20,000। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि ये मशीन परचेज किया गया है 1 अप्रैल को, और हम सेल कर रहे हैं 30 अक्टूबर को। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 अप्रैल को हमने ये मशीन परचेज किया है। तो अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो टोटल हमने 7 मंथ इस मशीन को यूज किया। अच्छा चलो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 30 अक्टूबर की जगह हम 30 सितंबर ही कर देते हैं इसे। तो क्या होगा कि कैलकुलेशन में इजी होगा। ये एग्जैक्टली जो है आपका 6 मंथ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे अप्रैल से 30 सितंबर तक, मतलब कि 6 महीने इस मशीन को हमने यूज किया। तो ऑब्वियसली जब 6 महीने यूज किया तो आधे साल का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 मंथ का, सो इट विल बी 10,000 रुपीज। और अब क्या हो रहा है, तो जब डेप्रिसिएशन 10,000 हमने चार्ज कर दिया तो हमारा मशीन का वैल्यू कितना बचा, सिर्फ 50,000। और इस मशीन को हमने सेल किया है 40,000 में, ठीक है। तो मशीन का वैल्यू है 50,000 बट हमने सेल किया है 40,000 में। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय कैश 40,000। तो अब आप देख सकते हो कि अभी भी ये बैलेंस नहीं हुआ, 40, 10, 50 और यहाँ पे 60 है, मतलब 10,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या है ये 10,000 का शॉर्टफॉल, ये हमारा लॉस हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय पीएल अकाउंट 10,000, और ब्रैकेट में आप इसको लॉस भी लिख सकते हैं क्योंकि ये लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अब ये टोटल हो गया 60, इधर भी 60। तो अब हमारा ये मशीनरी अकाउंट जो है क्लोज हो गया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे हमें एसेट डिस्पोजल बनाने का कोई जरूरत नहीं पड़ा, जबकि हम डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में ही चार्ज कर रहे हैं। बट अगेन नेक्स्ट मेथड में यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो चलिए देख लेते हैं इस मेथड में कैसे होगा। तो सबसे पहले मैसनरी अकाउंट तो हमारा बनेगा ही। तो यहाँ पे मैसनरी अकाउंट हो गया। तो सबसे पहले 21 का, तो 21 का टू कैश 1 लाख रुपीज, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या है, हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे हैं, मीन्स मैसनरी अकाउंट में चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली बाय बैलेंस सी डी 1 लाख, ये रह जाएगा। फर्स्ट ईयर का क्लोज हो गया। फिर यहाँ पे 22 में टू बैलेंस बी डी 1 लाख, और फिर यहाँ पे वो भी क्लोज हो जाएगा बाय बैलेंस सी डी 1 लाख। और अब फिर थर्ड ईयर मीन्स 23 में, तो यहाँ पे टू बैलेंस बी डी, ठीक है, ये तो आ जाएगा 1 लाख रुपीज। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि हम इसको क्लोज नहीं कर रहे हैं अभी, इस साल अब हम इसको सेल कर रहे हैं। तो चलिए अभी आगे देखेंगे कैसे होता है। तो ये तो हो गया मैसनरी अकाउंट। साथ में हम क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।
तो चलिए वो भी बना ही लेते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड में होगा। तो बाय डेप्रिसिएशन कितना हमने चार्ज किया था फर्स्ट ईयर, 20,000। तो इधर हो जाएगा टू बैलेंस सी डी, इधर भी 20,000। ठीक है, तो अभी दोनों साइड हो गया बराबर। उसके बाद जो टू बैलेंस सी डी है वो इधर आ जाएगा, बाय बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी हो गया 20,000। और अब सेकेंड ईयर में फिर जो है हम फ्रेश डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन फिर से 20,000। इधर टोटल हो गया, सॉरी, तो इधर अब टोटल हो गया आपका 40,000। और इधर अब फिर से हो जाएगा टू बैलेंस सी डी 40,000। ठीक है, तो टोटल भी हो जाएगा 40,000। और अब थर्ड ईयर, तो अब थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस बी डी 40,000 तो हो जाएगा। लेकिन अब इस साल हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है सिर्फ आधा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन ओनली 10,000 रुपीज। ठीक है, और साथ में क्या हो रहा है ना कि अभी तक जो ये 50,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लोग का हुआ है, इस इस बैलेंस को, जो कि टोटल हमारा यहाँ पे 50,000 है, और साथ में यहाँ पे ये जो हमारे एसेट का, आई मीन मैसनरी अकाउंट का ये 1 लाख रुपीज बैलेंस है, इस दोनों को अब हम एक तीसरे अकाउंट में भेज देंगे, दैट इज कॉल्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और वहां पे फिर फर्दर सेल का कैलकुलेशन होगा। तो अब इसको एसेट डिस्पोजल में भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय एसेट डिस्पोजल, यहाँ पे 1 लाख, ये पूरी अमाउंट हम जो है एसेट डिस्पोजल में भेज दिए। और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी के जगह पे क्या हो जाएगा, टू एसेट डिस्पोजल, यहाँ पे हो जाएगा 50,000। तो यहाँ पे टोटल फिर से 50,000 हो गया। तो ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। तो अब हमारा बनेगा फाइनली एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो चलिए एक मिनट, हाँ, तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो अब इस एसेट डिस्पोजल अकाउंट में क्या हो रहा है, सबसे पहले जो एसेट का कॉस्ट है, मीन्स एसेट का वैल्यू है, वो हम मेशनरी अकाउंट से लेके आ रहे हैं, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लेके यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा टू मैशनरी अकाउंट, 1 लाख रुपीज, और यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये भी हो गया 50,000 रुपीज। तो अब मशीन का दाम है 1 लाख और डेप्रिसिएशन 50,000 लग चुका है। बट हम जो सेल कर रहे हैं, तो अब हम इसको सेल कर रहे हैं एसेट डिस्पोजल से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय कैश, और यहाँ पे कैश कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारा कैश 60,000 आ रहा है। तो जब कैश 60,000 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, फिर से ये मैच नहीं कर रहा है। लाइक यहाँ पे 1,10,000 हो गया, और इधर सिर्फ 1 लाख ही है। तो अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये अगेन हो जाएगा टू पीएल अकाउंट 10,000 रुपीज। और ये 10,000 क्या है, लाइक 50,000 मशीन का वैल्यू घटा है, तो मशीन का वैल्यू बचा है 50,000, लेकिन पैसा मिल रहा है हमें 60,000। मतलब कि 10,000 का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो इसी तरह से हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। लाइक जो हमारा बैलेंस बच रहा है, आई मीन मशीन का जो एक्चुअल बैलेंस है, जो कि मैशनरी अकाउंट में सेम रह जाता है हमारा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वाले मेथड में, तो उसको जो है हम लेके आ गए एसेट डिस्पोजल में, और सारा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को भी लेके आ गए एसेट डिस्पोजल में। और जो फिर फर्दर बैलेंस हुआ, जो पैसा आया उसमें जो घटा या बढ़ा, वो हमारा प्रॉफिट या लॉस हो गया। लाइक इस साइड हमारा प्रॉफिट हुआ है, अगर इस साइड बैलेंस बचता तो वो हमारा लॉस हो जाता। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज और समझना है कि हम लोग डेप्रिसिएशन में इस तरह से जो चार्ज कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ये आखिर कर क्यों रहे हैं, लाइक इसका क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म।
देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म तो आप लोग अपने थ्योरी चैप्टर में पढ़े ही होइएगा, ठीक है। और प्रूडेंस, लाइक कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को ही हम लोग प्रूडेंस भी बोलते हैं। सजेस्ट दैट रेदर देन इग्नोरिंग अनसर्टेन कॉस्ट, रादर देन कि अनसर्टेन कॉस्ट को हम इग्नोर कर रहे हैं, वी शुड मेक एन अप्रोप्रिएट प्रोविजन एंड अकाउंट फॉर देम इन द करंट पीरियड्स प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज करो आपको पता है कि 1 लाख का मशीन है और 20,000 का उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं हर हर साल। तो 5 साल बाद हमें फिर से एक नया मशीन लेने का जरूरत तो पड़ेगा, ये तो सबको पता है। तो अब 5वें साल फिर से सारा लोड एक साथ ना पड़ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उसका एक प्रोविजन बना के पैसा जमा भी कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल के। तो उससे क्या फायदा होता है ना कि 5th ईयर जब आपको नया मशीन खरीदना होता है या इस मशीन को रिप्लेस करना होता है, तो आपके पास उतना फंड पहले से जमा रहता है जिससे कि आप नया परचेज इजिली कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है। एडिशनली ए पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट में बी kept इन द बिजनेस एज रिजर्व टू सपोर्ट फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन और टू एड्रेस स्पेसिफिक नीड दैट मे अराइज। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट 2 और टर्म है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका डिप्लीशन और एमोर्टाइजेशन। तो अभी डिप्लीशन का मतलब मीन्स डेप्रिसिएशन का मतलब तो हम लोग जान गए कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, लेकिन ये डिप्लीशन और एमोर्टाइजेशन क्या है और ये डेप्रिसिएशन से कैसे मिलता जुलता है हम लोग ये समझ लेते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम एसेट का बात करते हैं तो एसेट क्या होता है, आई मीन फिक्स्ड एसेट्स का। जब हम फिक्स्ड एसेट्स का बात कर रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट्स हमारा 2 तरह का हो गया, एक हो गया टेंजिबल और दूसरा हो गया इंटेंजिबल, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट्स में आपका लैंड बिल्डिंग ये सब तो आ गया, लैंड बिल्डिंग मैशनरी ये सब कुछ। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जो कि इंटेंजिबल होते हैं, जिसे कि हम टच नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉपीराइट, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। तो ये सब क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है। लेकिन इसका भी तो कुछ कॉस्ट होता है, लाइक हमने किसी से कॉपीराइट लिया, कॉपीराइट तो कुछ ड्यूरेशन के लिए लिया ना हमने। तो अब हो सकता है कि 10 साल का कॉपीराइट हमने लिया 10 लाख रुपीज में और हर साल हम 1 लाख रुपीज मीन्स इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स पे जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बल्कि एमोर्टाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए वही चीज यहाँ पे भी लिखा है। एमोर्टाइजेशन इन्वॉल्व राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट, copyright, trademarks, franchisee and goodwill over a specified period. The process of amortization is similar to that of depreciation for fixed asset. For instance, if a patent is bought for 10 lakh rupees and an estimated useful life is 10 years, the business must write off 10 lakh over 10 years. That is, हर साल जो है 1-1 लाख रुपया को राइट ऑफ करना है। तो उसमें हम एमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे ना कि डेप्रिसिएशन, ठीक है। और दूसरा है आप एक टर्म है यहाँ पे डिप्लीशन। तो ये टर्म आप लोग पहले भी सुने होइएगा। लाइक डिप्लीशन किस चीज का होता है, हरदम एक नेचुरल रिसोर्सेस का होता है। अब सपोज करो कोई कोल माइन है, कोई गोल्ड माइन है, ठीक है। आप लोग उसका एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिए हो, तो ऐसा तो नहीं कि उस कोल माइन का वैल्यू जो आज है 2 साल बाद भी वही रहेगा। उससे कुछ कुछ कोल हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ कुछ मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू भी तो घट रहा है ना। तो जब उस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, लाइक वहां पे डेप्रिसिएशन वर्ड गलत है, यहाँ पे डेप्लीशन होगा। जो रिसोर्सेज घट रहा है, जो वो डिप्लीट हो रहा है, उसे हम डेप्रिसिएशन नहीं बल्कि डिप्लीशन बोलते हैं। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, आप देख सकते हो। डिप्लीशन रिफर टू द रिडक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्वांटिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मिनरल और फॉसिल फ्यूल ड्यू टू एक्सट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने कोल माइन इज परचेज फॉर 10 लाख रुपीज एंड इट्स वैल्यू डिक्रीज एज द कोल इज एक्सट्रैक्टेड, दिस डिक्लाइन इज कॉल्ड डिप्लीशन। तो ये जो वैल्यू घटता है इसे हम डिप्लीशन बोलते हैं। While depletion and depreciation differ in focus, depreciation concerned exhaustion of economic resources and depreciation relates to uses of an assets. ठीक है? They are treated similarly in accounting because both involve the reduction of resources volume and service potential. तो जैसे जैसे एसेट का वैल्यू घटता है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज का रिजर्व घटता है, तो अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे पड़ता है, हमारे परफॉर्मेंस पे, हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस पे, हमारे डिलीवरी पे और साथ में हमारे ओवरऑल बिजनेस पे। तो इसलिए हम लोग इसे सेम तरह से ट्रीट करते हैं। तो बस यही चीज दिया हुआ है। तो आई बिलीव आप लोग का जितना भी थियोरेटिकल कंसेप्ट था यहाँ पे रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन, एमोर्टाइजेशन, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और एक जो बेसिक क्वेश्चन होता है लाइक हाउ टू चार्ज डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन,
कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, और साथ में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है लाइक एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आई बिलीव आपका बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ रीच आउट टू मी। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, कंटेंट अगर आपको वैल्यूएबल लगा, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।